क्लास 12th का फाइनल पेपर जो 2024 में होने वाला है उसी का जो है हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर आए हैं। ठीक है, इसका जो है मॉडल सेट आपको दूसरा हो रहा है। ठीक है, इसके पहले मॉडल सेट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यदि उसको आपको देखना है तो इस वीडियो के बाद हमारा चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये फ्री क्रैश कोर्स है। ठीक है, इसको हम लोगों ने फ्री अभी किया है, लमसम 5 दिन पहले से आप लोगों को फ्री किया गया है, नहीं तो ये फ्री नहीं था। अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि जो है आपका पेपर केवल 40 दिन बच चुका है। ठीक है, इसमें आपको मैं बता दूं कि यहाँ से आप 5 सेट मैं कराऊंगा इस चैनल पे। ठीक है, केवल 5 सेट, पाँचों सेट को अगर रट्टा कर लेते हैं, यदि मतलब खाली उसको देख लेते हैं वीडियो, 1 से 2 बार अगर आप सारे वीडियो को देख लेंगे तो 100% है कि इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से लड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्रैश कोर्स जो है फ्री में हो चुका है, जो 100% इसी से जो है प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सारे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जो है आपको मैं बता दूं कि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इसीलिए ये जो है क्रैश कोर्स फ्री किया गया है कि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के जो है पास पहुंच जाए। ठीक है, इसलिए आपको ये ऑफ़र दिया गया है। ऑफ़र ये 1000 सब्सक्राइबर पर। ठीक है, तो आप लोगों को 50 सब्सक्राइबर कम है, हमको पूरा कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो एक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही कीमती है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको जो है यदि प्रश्न के उत्तर मालूम है तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, इससे आपको क्या होगा, टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट भी आपका यहीं पे हो रहा है, जिनको मालूम है वो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिएगा, जिनको नहीं मालूम है उनका तैयारी भी इसी पे हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों काम एक ही साथ हो रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है नंबर बी 23 जून 1844 ईस्वी को जितने भी लोग ये उत्तर दिए हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है दूसरा, पलटन का विदूषक कौन था, पलटन का विदूषक कौन था, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वजीरा सिंह जो है पलटन का विदूषक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए तीसरा, माटी के मूर्ते रचना किसकी है, माटी के मूर्ते जो है ये किसकी रचना है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपको याद रखना है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके 6 ठो प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके पाठ के कौन कौन से लेखक हैं, किसको कौन लिखा है पाठ को, तो आपको 6 नंबर के लिए आपको तैयार होना है। तो आप लोग सारे जो है बुक के लेखक और उस कौन पाठ किसने लिखा है उसको आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए चौथा, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा इसमें कौन सा लिखा गया है कृति, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है शुद्ध कविता की खोज जो है किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका ही राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगे के पिता का नाम क्या था, अगे जो है अगे उनके पिता का जो है नाम आपको याद रखना है कि क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो इंग्लैंड जो है वो किसके विरुद्ध में अपना जो है लड़ाई कर रहा था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जर्मनी जो है जर्मनी उसके विरुद्ध में ये लड़ाई हो रही थी, किसके द्वारा, तो इंग्लैंड के। ठीक है, चंपारण में धागड़ कहाँ से आए, ठीक है, चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये छोटा नागपुर से आए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला ही आपका राइट है। ठीक है, कह रहे सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो सिपाही की माँ जो है आपको याद रखना है कि ये जो है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, तबे सारे प्रश्न जो है आपके क्लियर होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया
के कवि हैं। प्रलय की छाया की कवि जो है इसमें कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद जो है ये प्रलय की छाया के कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। सलाम कहानी जो है वो किस संग्रह के कहानी के संग्रह के कहानीकार कौन है, ये मतलब सलाम जो है कहानी उसको कौन लिखे हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो आपको सीधा बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी रचना मलयज की नहीं है। मलयज जो हैं उनकी कौन सी रचना इसमें नहीं है, ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो आपको याद रखना है सुनो राधिके, सुनो राधिके उनकी रचना नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छे तरीके से एकदम आपको पढ़ना है और सवाल को देखना है। सारे प्रश्न आपको मैं इसी वीडियो में क्लियर करा दूंगा। ठीक है, पंडित राम अवतार क्या थे। पंडित जो थे राम अवतार वो क्या थे, तो आपको बताना है ज्योतिष और वैद्य। ठीक है, ज्योतिष और वैद्य थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जे कृष्ण मूर्ति के जन्म कब हुआ था, का जन्म कब हुआ था लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मिस हो चुका है। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म जो है कब हुआ था, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो इसका उत्तर आपको याद रखना है कि 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न अगला आ चुका है, पद्मावत के रचनाकार कौन है। पद्मावत के रचनाकार जो हैं कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो जायसी जो है जायसी, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूरदास के गुरु का क्या नाम था। सूरदास जो हैं उनके गुरु का जो है नाम आपसे पूछा लिया गया है। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास का मूल नाम क्या है। तुलसीदास जो हैं उनका मूल नाम जो है आपसे पूछा गया है कि क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है राम बोला। ठीक है, राम बोला था उनका नाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भक्तमाला के रचयिता कौन है। ठीक है, भक्तमाला जो हैं उसके रचयिता कौन है, तो आपको बताना है नाभादास। ठीक है, नाभादास, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भूषण के पिता का नाम क्या था। ठीक है, भूषण के पिता का जो नाम है क्या था, वो आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी जी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद जो है आपको याद रखना है कि वो छायावाद के कवि थे। ठीक है, छायावाद के कवि थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिखरे मोती क्या है। बिखरे मोती क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो आपको उत्तर बताना है कहानी संग्रह है। ठीक है, बिखरे मोती जो है कहानी संग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था। तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम जो है आपको याद रखना है कि धर्म देवी था। ठीक है, धर्म देवी, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था। ठीक है, मुक्तिबोध की माँ का नाम जो है आपसे पूछ लिया गया है। तो आपको बताना है कि क्या था, पार्वती बाई था। ठीक है, पार्वती बाई। ठीक है, ये किताब के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि इस सेट से बहुत ही प्रश्न आपको सीधा बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आपको आ चुका है। संधि विच्छेद ये बार बार आपसे पूछता है कि आशीर्वाद का जो है संधि विच्छेद करके दिखाइए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होता है, आशी ही प्लस वाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नायक किस संधि का उदाहरण है। नायक जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो किसका उदाहरण होता है। तो देखिए यहाँ पर य आ जाएगा, य त से टूटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा यण संधि, जो कि सीधा सीधी आपको बता देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। प्रश्न आपको क्या पूछ रहा है, ये आपको पहले ध्यान देना है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है
सदैव किस संधि का उदाहरण है, ये इसमें भी बताना है कि सदैव जो है ये किस संधि का उदाहरण है। तो आपको बताना है इसमें जो है वृद्धि संधि होगा। देखिए यहाँ पे डबल मात्रा चढ़ेगा ए तो वहाँ पे वृद्धि होता है, ठीक है, वृद्धि संधि। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा। सन्मति का जो है संधि विच्छेद आपसे पूछ लिया है, ठीक है। तो सन्मति का जो है संधि विच्छेद होगा तो ये न जो है आपको त में बदल जाएगा। तो त में देखिए यहाँ पर केवल बदला है सत प्लस मति जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 10 है आनन जिसके अर्थात दशानन रावण में कौन सा समास है। ठीक है, दशानन जो रावण है उसको हम लोग कौन सा समास में रखते हैं, तो बहुब्रीहि समास, जो कि आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है। गजानन जो है आपको बताना है कि किस संधि का उदाहरण है। तो आपको मालूम होगा गजानन मतलब हम लोग गणेश जी को बोलते हैं, और जिसका भी नाम लें और उसका मतलब कुछ और लिख लें तो हम लोग को मालूम है कि बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, ये हमने हिंदी में पढ़ाया है समास में। ठीक है, आपको मालूम होगा अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, चरण कमल में प्रयुक्त समास, चरण कमल में कौन सा समास है ये आपसे पूछना चाह रहा है ये प्रश्न। तो आपको बताना है कि ये आपका कौन सा समास होता है, तो कर्मधारय है, जो जिसमें भी आ जाए विग्रह करने पर तो कर्मधारय हो जाता है। तो चरण कमल मतलब कमल के समान चरण, ठीक है, के समान आ जाता है तब भी हम लोग कर्मधारय लगाते हैं। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न देखिए घुड़सवार में समास बताना है। घुड़सवार में कौन सा समास है ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो घुड़सवार का होगा घुड़ का सवार, घुड़ का सवार इसका विग्रह करेंगे तो जब भी कारक चिन्ह आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष। ठीक है, इसमें का आ जा रहा है विग्रह करने पर, इसलिए तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अतिशय का विलोम शब्द क्या होगा। अतिशय जो है इसका हम लोग विलोम शब्द बताएंगे। अतिशय माने अधिक होता है तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये वाला ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आकर्षण का विलोम शब्द, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार आपसे पूछ लेता है कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है। तो आपको बताना है विकर्षण, जो कि ऑप्शन नंबर वी वाला ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है पूर्ण का विलोम शब्द। पूर्ण का विलोम शब्द आपसे पूछ लिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पूर्ण का विलोम शब्द होता है अर्ध। ठीक है, अर्ध जो है आपका पूर्ण का विलोम शब्द होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है 34 अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, अनाथ जिसका कोई नहीं होता है तो उसका हम लोग विलोम निकालते हैं तो हो जाता है सनाथ, मतलब उसके सभी भरे पड़े हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं धुंधला में कौन सा प्रत्यय है। धुंधला में जो है आपको प्रत्यय मतलब पीछे लगा हुआ शब्द बताना है। ठीक है, तो धुंधला में जो है लगा है उसमें क्या लगा है, ल लगा है। यहाँ पे धुंध सब हो गया तो ल लगा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। इक प्रत्यय से लगा हुआ सारे जो है वर्ड बने हैं, लेकिन इसमें एक गलत दिया गया है, गलत वाले को ही आपको चुनना है। तो देखिए पक्षिक जो है पक्षिक लिखा हुआ है, इसमें इक प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी वाला ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। विज्ञान जो है विज्ञान में आपको प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो विज्ञान में जो है आपको प्रत्यय क्या लगा नहीं लगा है, तो देखिए यहाँ पर विग शब्द हो गया तो यहाँ से बचेगा एक पाई और न, तो पाई का मतलब होता है आ न। ठीक है, आन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निर्वासित में प्रत्यय आपको बताना है। निर्वासित, निर्वासित तो निर्वास जो है शब्द हो गया तो इसमें क्या लगा है, तो ई अस्त इत जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत जो शब्द है उसका पर्यायवाची जो है पूछा है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, नहीं लिखा है, ये नहीं कि आप जो है उसी को मार दीजिएगा। ठीक है, तो ये रसाल जो होता है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी अमीय पीयूष शुद्धा जो है अमृत के ये पर्यायवाची तीनों हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए हाथी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नहीं है। ठीक है, तो नहीं है कौन ये आपको बताना है। तो देखिए हस्त जो है, हस्त जो में है ये हाथी का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो काठ का उल्लू जो है मतलब होता है पूरा मूर्ख। मूर्ख जो होते हैं उनको बोलते हैं काठ का उल्लू, मतलब पूरा मूर्ख हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कुपमंडूक होना, कुपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो कुपमंडूक होना मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ठीक है, कुपमंडूक होना मतलब बहुत थोड़ा सा ज्ञान जिसके पास होता है उसको बोलते हैं। कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कच्चे भड़े घड़े पानी भरना का मतलब अर्थ आपको बताना है। तो ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ठीक ढंग से काम न करना, मतलब आधा अधूरा काम करना। ठीक है, उसी को बोलते हैं कच्चे घड़े पानी भरना। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं चूड़िया पहनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो चूड़िया पहनना का मतलब होता है कायरता दिखाना। ठीक है, चूड़िया पहनना का मतलब होता है कायरता दिखाना। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। रात्रि को हम लोग पर्यायवाची मतलब उसका और किस नाम से हम लोग उसको जानते हैं, तो विभाकर जो होता है उसको भी हम लोग रात्रि के नाम से ही जानते हैं। रात्रि का मतलब वो पर्यायवाची होता है। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इंद्र का जो है पर्यायवाची आपको याद रखना है। क्या होता है इंद्र का पर्यायवाची, तो मध्वा। ठीक है, मध्वा जो है इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बेईमान में कौन सा उपस्वर्ग है। बेईमान जो है लिखा हुआ है, उपस्वर्ग मतलब आगे लगा हुआ है। ठीक है, तो बेईमान में कौन सा उपस्वर्ग लगा है ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि बेईमान में क्या लगा है, बे जो है बेईमान में लगा है। ठीक है, ईमान जो है शब्द है उसके आगे क्या लगा है, बे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है किस शब्द में उपस्वर्ग का प्रयोग हुआ है। उपस्वर्ग का प्रयोग इसमें किसमें हुआ है ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो उपस्वर्ग का प्रयोग जो देखिए ऑप्शन नंबर ए में उप जो है उपस्वर्ग का प्रयोग है कार में लगा हुआ उप है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं विज्ञान में कौन सा उपस्वर्ग है। विज्ञान में उपस्वर्ग बताने, तो देखिए वी लगा हुआ है उपस्वर्ग और उसके बाद में क्या है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान जो है शब्द उपस्वर्ग लगा हुआ है विज्ञान में। अगला प्रश्न देखिए प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपस्वर्ग है। प्रतिकूल में जो है कुल शब्द लिखा हुआ है तो उसके आगे आपको मालूम चल गया होगा कि क्या लगा है, प्रति, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 50 ठो हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट किया। ठीक है, जो कि आपके थे किससे, तो आपके व्याकरण से थे। ठीक है, अब आपके हिंदी के बुक से यहाँ से 50 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, 51 से लेके 100 तक प्रश्न आपको इसके बाद से कराया जाएगा। ठीक है, तो ये उसको देखने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी उस वीडियो को अपलोड करूं, क्योंकि यहाँ पे जो है 100 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में यूट्यूब पर बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, मैं उसको बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।